Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English grade 10. Today we are going to start our unit number 4, first aid. First मतलब पहली और aid का मतलब होता है इमदाद. पहली इमदाद यहाँ पर इससे फर्स्ट एड से जो हम मफहूम लेते हैं उसका मतलब ये होता है कि इब्तदाई फर्स्ट मतलब इब्तदाई तिब्बी इमदाद. अब तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है कि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी, लाइक कोई आपको चोट लगती है या कोई हार्ट स्ट्रोक होता है या किसी और किस्म का कोई भी हादसा वगैरह होता है, उसमें सबसे पहले क्या एड देनी चाहिए, मतलब क्या इमदाद पेशेंट को देनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर घर में हमारा हाथ कट जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस जगह को साफ करके पानी से फिर उसको जोर से प्रेस करते हैं ताकि ब्लड रुक जाए. तो ये जो तरीका है कि पानी से साफ करने के बाद उसको कपड़े से प्रेस करके रखना कि ब्लड रुक जाए और उसके बाद उसके ऊपर बैंडेज लगाना, ये जो प्रोसेस है ये सारा तिब्बी इमदाद, पहली तिब्बी इमदाद में आता है या इब्तदाई तिब्बी इमदाद में आता है और इसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं. सिमिलरली अगर किसी इंसान को फॉर एग्जांपल हार्ट का इशू है, उसको हार्ट का एकदम से स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक का कोई इशू आता है, तो फौरन से जो उसके हार्ट को पंप करते हैं, प्रेशर देते हैं उसके चेस्ट पे दोनों हाथों से, वो जो तरीका है वो भी फर्स्ट एड में आता है. इस चैप्टर में हम ऐसे कुछ तरीके और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे कि किसी को अगर कोई चोट वगैरह लग जाए तो सबसे पहले हमें उसको क्या एड देनी चाहिए. Let's start the reading. You will have to write all the difficult meanings on your book. We all need help at time in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. वो कह रहे हैं कि जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर मौका आता है कि हमें चोट लग जाती है और हमें किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत होती है. इंजर्ड मतलब जख्मी हो और कभी हम एकदम से बीमार हो जाएं तो किसी न किसी को पता होना चाहिए कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. इट इज अ टेम्पररी एंड इमीडिएट हेल्प. टेम्पररी का मतलब आर्जी तौर पे ये काम होता है और इमीडिएट मतलब फौरन जल्दी में जो ये हेल्प होती है इसको वो बोलते हैं फर्स्ट एड को. This timely assistance, comprising of simple medical technique, is most critical to the victims and is often life-saving. कह रहे ये जो सिंपल सी असिस्टेंस हम बनाए, मतलब सिंपल से जो तरीके होते हैं ये समटाइम्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल, मतलब बहुत ज्यादा जो सीरियस कंडीशन के विक्टिम्स जो शिकार होते हैं, मतलब जिनके एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, अगर बहुत ज्यादा सीरियस किस्म का हुआ तो कभी कभार ये छोटी छोटी चीजें भी लाइफ सेविंग हो जाती है, मतलब उनकी जिंदगी बचा सकती है. Any lay person can be trained to administrate first aid. अब lay person से यहाँ मुराद है आम शख्स, कि कोई भी जो आम शख्स होता है उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद हम सिखा सकते हैं, उसकी तरबियत दे सकते हैं. ठीक. This first aid can be carried out using minimal equipment. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको छोटा सा अगर कट लग जाए वहां से लेकर आप अगर कोई इंसान बेहोश हो जाए वहां तक कुछ ना कुछ हमारे पास फर्स्ट एड की टेक्निक्स होती हैं, फर्स्ट एड की नॉलेजेस होती हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इक्विपमेंट्स का यहाँ पे मतलब है औजार वगैरह, मतलब ये जैसे सनी प्लास्ट हो गए, छोटी सी सीजर हो गई, ट्वीजर्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें हैं, इनको हम इक्विपमेंट्स कह रहे हैं फर्स्ट एड. सो नेक्स्ट है कट एंड स्क्रैप्स. कट मतलब जो आपको कट लगे, कोई खराश वगैरह लगे, एंड स्क्रैप्स खराशों को बोलते हैं, जख्म और खराश. ठीक. फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पर वो रोड वगैरह पे गिरते हैं तो जो आपको एक रगड़ सी लगती है उसको बोलते हैं स्क्रैप्स. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट. अब अगर घर या सड़क पर कोई भी नॉर्मल से छोटे मोटे से जब हादसा होते हैं और उसको हम कवर कर लें तो ये हमें मैनेजमेंट मतलब संभालना, किसी चीज का शऊर रखना, और क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब ये है हंगामी या मुसीबत को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको हम पैनिक ना हो, हम डरे ना, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. कह रहे ये जो छोटे छोटे हम लोग तरीके होम पर या नॉर्मल रोड वगैरह पर अपनाते हैं ये इंसान को जहनी तौर पर
इसके काबिल बना देता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो वो डरे ना, उसको एकदम से टैकल मतलब उसको संभाल ले। अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज मतलब जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो जाए उसके बाद उसको कैसे संभालना चाहिए। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यू डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। छोटे मोटे आपको जख्म वगैरह या खराशें वगैरह लगे तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल्स या इमरजेंसी में जाने की जरूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर इज एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशन। फिर भी कह रहे हैं कि प्रॉपर केयर होनी चाहिए। एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपने कट का या अपने जख्म का ख्याल नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन बन सकता है। इन्फेक्शन से ज्यादा अदर कॉम्प्लिकेशन मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। अब नीचे यहाँ पर आपको कुछ वो क्राइसिस बताएंगे, कुछ मतलब हंगामी सूरत हाल बताएंगे कि ऐसे हो सकता है, तो उसको आपको कैसे कवर करना है। नंबर 1 इज स्टॉप द ब्लीडिंग। खून को रोके। सबसे पहले अगर किसी को कोई चोट लगे, नॉर्मल चोट लगे या बड़ी चोट भी लगे, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए स्टॉप द ब्लीडिंग। उस बंदे के जिधर भी अगर खून निकल रहा है उसको आप स्टॉप करें। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। छोटे मोटे जख्म वगैरह लगे तो उनका खून खुद ब खुद बंद हो जाता है। इफ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। कह रहे कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करें कि उस पे जो भी चोट वाली जगह है उस पर जेंटल आराम से प्रेशर दें कोई भी साफ कपड़े से। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूअसली फॉर 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound। कह रहे कि 20 से 30 सेकंड तक आप उस कपड़े को मतलब उस जख्म को जोर से पकड़ के रखें ताकि ब्लीडिंग ना हो, और अगर ऐसा हो सकता है तो वो जो कपड़ा है वो उसके ऊपर चढ़ा दें, सही तरीके से बांध दें। डोंट कीप चेकिंग to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume। अब वो कह रहे हैं बार बार कपड़ा उठाकर चेक नहीं करना आपने कि ब्लीडिंग रुक रही है या नहीं रुक रही। इससे क्या होता है कि अगर तो ब्लीडिंग रुक रही होगी तो वो डैमेज हो सकती है। और डिसलॉक द क्लॉट का मतलब ये होता है, क्लॉट मतलब होता है जमा हुआ खून। आपने देखा होगा अगर आपको कहीं भी चोट वगैरह लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के जिस्म में ये सिस्टम है कि जब खून बाहर की तरफ आता है वो जम जाता है। मतलब खून जब बॉडी से बाहर निकलता है वो बंद जम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉट। तो अगर आप किसी भी जगह पे चोट लगती है तो वहां पर जब खून निकल रहा होता है तो उस जगह पर, उस चोट वाली जगह पर खून जो है जम जाता है ताकि बाकी खून जाया ना हो। तो अगर आप बार बार कवर से उसको अपने जख्म को चेक करेंगे तो जो क्लॉट बना हुआ है वो उतर जाएगा और वो दोबारा से डैमेज हो जाएगा और आपकी ब्लीडिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। इफ ब्लड स्पर्ट और कंटिन्यूअस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूअस प्रेशर सीक मेडिकल असिस्टेंस। स्पर्ट्स का मतलब है कि फूट कर निकलना, बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलना। अगर वो कह रहे हैं कि खून बहुत ज्यादा प्रेशर से निकल रहा है और आप प्रेशर भी उसके ऊपर कपड़े से भी आपने प्रेशर दिया हुआ है या कोई बैंडेज भी बांधा हुआ है तो फिर आपकी इमरजेंसी है और आपको जाना चाहिए मेडिकल असिस्टेंस के लिए। क्लीन द वुंड, जख्म को साफ करना। रिंस आउट द वुंड विद क्लियर वाटर। रिंस मतलब पानी में से गुजारना, साफ पानी में जख्म को धोना। To clean the area around the wound use soap and a wash cloth। अब वो कह रहे हैं कि इर्द गिर्द का जो एरिया है जख्म के उसको आप साफ करें किसी भी साबुन से या किसी भी गीले कपड़े से। But soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound। लेकिन जख्म के ऊपर आपने साबुन नहीं लगानी क्योंकि उससे आपको इरिटेशन हो सकती है। If dirt or debris remain in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म का गंद या किसी भी किस्म का मिट्टी वगैरह या कोई और चीज जख्म के अंदर फंस जाए और वॉश करने के बाद भी वो नहीं निकला तो आप ट्वीजर कहते हैं, आपने शायद देखा हो स्टील का होता है, उसमें उसके दो मुंह बने होते हैं। अगर आप उससे कोई भी चीज पकड़कर खींच सकते हैं बाहर, कोई भी छोटी से छोटी चीज भी, ठीक। सो इवन ट्वीजर्स आर यूज्ड टू रिमूव द हेयर्स आल्सो। मतलब बाल तक भी अगर पतली सी चीज कोई हो वो भी ट्वीजर से पकड़ के रिमूव हो सकती है। तो कह रहे हैं कि आप ट्वीजर से उस गंदे पार्टिकल्स को उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को शीशा लगता है हाथ में तो वो शीशा उसमें मतलब अंदर चला जाता है कुछ भी, तो आप ट्वीजर यूज करके वो शीशा वगैरह निकाल सकते हैं। इफ debris still remains, see your doctor। अगर फिर भी गंद वगैरह वो नहीं, कोई शीशा कोई कुछ और चला गया वो नहीं निकल रहा तो आप डॉक्टर के पास जाएं। थ्रू क्लीनिंग reduces the risk of infection and tetanus। आप अच्छे तरीके से अपने जख्म को जब साफ करोगे
तो इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन से। और टेटनस का मतलब होता है कि मतलब जरासीम के अटैक से, और वो खराब नहीं होगा, आपका जो भी जख्म होगा वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्लाई एन एंटीबायोटिक। After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. अब वो कह रहे हैं कि जब आपने अपना जख्म साफ कर दिया है तो आप उस मेडिसिन के उस वुंड के ऊपर, उस जख्म के ऊपर एंटीबायोटिक मतलब किसी भी किस्म की जो जरासीम को खत्म करने वाली क्रीम होती है वो लगा सकते हैं, या ऑइंटमेंट का मतलब होता है कोई भी मरहम लगा सकते हैं किसी भी किस्म का। एक हल्की सी लेयर लगा सकते हैं। अब इसका क्यों लगाते हैं, ताकि जो आपका जख्म वाला जो एरिया है, जो सरफेस है, वो मॉइस्ट रहे, वो थोड़ा उसके अंदर नमी रहे। The products don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. अब वो क्या कह रहे हैं ये जो हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, दवाइयां वगैरह, एंटीबायोटिक्स, जो भी क्रीम वगैरह लगाएंगे, ये आपके जख्म को जल्दी नहीं भरेंगे, आपके जख्म को जल्दी नहीं भरेंगे, लेकिन आपकी जो बॉडी का अल्लाह ताला की तरफ से जो हीलिंग प्रोसेस है, मतलब अपने आप को ठीक करने का जो प्रोसेस है, उसको तेज कर देते हैं। Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. अब कह रहे हैं कि डिफरेंट जो मरहम वगैरह हम लगाते हैं उनके अंदर बहुत सारे मतलब चीजें होती हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो कभी कभार कुछ लोगों को इन्फेक्शन कर जाती है। इन्फेक्शन इन द सेंस के वो एरिया रेड हो जाएगा, रैश पड़ जाएगा, खारिश हो जाएगी। If a rash appears, stop using the ointment. Rash मतलब वो रेड कलर सा अगर हो गया है एरिया, तो stop using that cream or ointment. Cover the wound. आपका जो जख्म है उसको कवर रखे। Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. आप bandages मतलब पट्टियां वगैरह यूज कर सकते हैं। After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing. कह रहे हैं कि जब आपका जो जख्म है वो काफी हद तक आपको लगे कि हील हो चुका है, ठीक हो चुका है, उसके बाद आप बैंडेज जो है वो उतार सकते हैं ताकि हवा लगे उस जख्म को और वो जल्दी से हील हो जाए। चेंज द ड्रेसिंग। चेंज द ड्रेसिंग से मुराद अब ड्रेसिंग अपने कपड़े की बात नहीं कि मरीज के कपड़े बार बार चेंज करते रहे, नो। चेंज द ड्रेसिंग का मतलब ये है कि जो आपका मतलब जो पट्टी लगी हुई है उस पट्टी को, या जो बैंडेज लगा हुआ है उस बैंडेज को आप चेंज करते रहे रेगुलरली, दिन में 2 बार या रोज 1 बार उसको चेंज करना मस्ट है। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, मतलब कम से कम आपने रोज जो है वो बैंडेज है वो चेंज करना है। whenever it becomes wet or dirty. इसके अलावा अगर वो खराब हो गई है, वो गीली हो गई है या गंदी हो गई है, तब भी आप चेंज करो। If you are allergic to the adhesive used in most bandages, switch to adhesive-free dressing or sterilized gauze held in place with paper tape, gauze roll or loosely applied elastic bandage. अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, उनको एलर्जी होती है। एडहेसिव का मतलब है जो जिसके साथ चिपकने वाली वो होती है, जो चिपक जाता है। फॉर एग्जाम्पल सनी प्लास्ट जो होता है वो आपने देखा एडहेसिव टेप टाइप होता है, वो खुद ही बॉडी के ऊपर आपके चिपक जाता है। इसके अलावा डिफरेंट बैंडेजेस होते हैं जो जिसके अंदर एडहेसिव एबिलिटी होती है। एडहेसिव का मतलब चिपकने वाली एबिलिटी होती है। तो कह रहे कुछ लोगों को वो चिपकने से ही उनका जो है स्किन पे रैश हो जाता है या एलर्जी हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो नॉन एडहेसिव की तरफ जाएं, मतलब ऐसी ड्रेसिंग की तरफ जाएं जो चिपकने वाली ना। जैसे फॉर एग्जांपल गॉज वो होता है जो व्हाइट कलर की पट्टी सी होती है, उस पट्टी को बांध लें, या किसी और उस पट्टी को बांध देंगे तो देखें वो चिपकती नहीं है, उसको आप टेप के साथ बांध सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप हल्का सा कोई और कपड़ा लेकर, उसको साफ कपड़ा लेकर अपने जो वुंड है उसको बैंडेज कर सकते हैं। These supplies generally are available at pharmacies. कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें मतलब आप कह रहे हैं गॉज वगैरह, स्टेरिलाइज गॉज वगैरह, इस तरह बैंडेजेस वगैरह, ये सारी आपकी मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं इजीली। Watch for signs of infection. See your doctor if the wound is not healing or you notice any redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling. कह रहे हैं कि अगर आपका जख्म ठीक नहीं हो रहा, then see your doctor. किसी भी किस्म का उसमें रेडनेस आ रही है, मतलब जख्म रेड होता जा रहा है, तकलीफ ज्यादा होती जा रही है। ड्रेनेज का मतलब यह है कि अगर उस जख्म में से कुछ कोई पानी निकल रहा है, या उस जख्म में से कुछ और आपको लग रहा है ब्लीडिंग हो रही है बार बार, और वार्मथ मतलब बहुत ज्यादा आपको जलन महसूस हो रही है या सूजन हो गई है उस जख्म की, तो यू शुड हैव टू सी योर डॉक्टर।
फर्स्ट एड किट। अब फर्स्ट एड किट इब्तिदाई जो तिब्बी इमदाद होती है, किट में आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ऑलवेज हमेशा क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आप सबके पास एक तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और उस बॉक्स के अंदर कोई भी एक बॉक्स आप बना सकते हैं, उसके अंदर फॉलोइंग चीजें रखी होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स मतलब क्लियरली एक्सप्लेन हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो यू शुड हैव अ बॉक्स, ताकि आपकी सारी चीजें एक जगह हों और आपको ढूंढनी ना पड़े। बैंडेज, प्लास्टर्स, band-aids or sticky plasters are good for dressing small wounds. They come in all the shapes and sizes for fingers, legs and anywhere. Bandages मतलब ये जो सनी प्लास्टर वगैरह होते हैं, इस तरह के कह रहे हैं कि हर शेप और साइज में मिलते हैं, तो आपको पास ये होने चाहिए। Else you might get little cuts. Make sure the band-aid is big enough to cover the wound. If not, you should use a dressing instead. कह रहे कि जब भी आपको कोई भी जख्म होता है तो आप उसके ऊपर सनी प्लास्टर वगैरह या कोई भी बैंडेड लगाते हैं, तो इस बात को इंश्योर करो कि आपका जो जख्म है वो कम्प्लीटली कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि आधा नजर आ रहा हो और आधा कवर हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर बात है आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें आपको क्या करना चाहिए, फिर आप बैंडेज की तरफ आ जाए, पट्टी करवा लें, इससे बेहतर है। नेक्स्ट है इलास्टिक बैंडेजेस। The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in the case of a broken arm. इलास्टिक बैंडेजेस का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि अगर हड्डी वगैरह में कोई दर्द हो या हाथ में या पाँव की हड्डी वगैरह टर्न कर जाए कुछ हो, तो एक बैंडेज होता है, एक पट्टी होती है जो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है, तो वो कह रहे कि आप ले सकते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ एनी आपको इशू हो बोन वगैरह का, तो आपका वो कवर हो जाए। नेक्स्ट है गॉज एंड एडहेसिव टेप। गॉज मतलब वो व्हाइट कलर का, मैंने आपको बताया पट्टी सी होती है, मेडिकल स्टोर से इजीली मिल सकती है, और एडहेसिव टेप मतलब चिपकने के लिए प्लास्टर वगैरह आपके पास होना चाहिए, व्हाइट कलर में ये भी मिलता है, ये आपके पास होने चाहिए ताकि आप रैपिंग अच्छे तरीके से कर सकें या बैंडेजिंग अच्छे तरीके से कर सकें। Gauze pads and rolls are cloth pads. They are placed directly on the wound to protect the controlled bleeding. For larger cuts and scrapes, you will need adhesive tapes to keep the gauze in place. In an emergency, a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. In case आपके पास ये नहीं है गॉज वगैरह, क्लोथ्स नहीं है आपके पास ये वाले, तो यू कैन यूज अ क्लीन कोई भी कपड़ा या कोई टी शर्ट, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो चीज साफ। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक वाइप्स। एंटीसेप्टिक वाइप्स का मतलब होता है एंड कॉटन वूल, ये यहाँ पर बना भी हुआ है अल्कोहल स्वैब, ये कॉटन का होता है, इसके ऊपर अल्कोहल लगा हुआ होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक इसलिए होता है कि ये जर्म्स को किल कर देता है, जैसे हम लोग आजकल हैंड वॉश हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, दैट्स आल्सो एंटीसेप्टिक। वो किसी भी किस्म के जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। सो अल्कोहल स्वैब आपके पास होना चाहिए। सेफ्टी पिन एंड ट्विजर्स होने चाहिए। सेफ्टी पिन फॉर बैंडेज को बांधने के लिए होनी चाहिए। ट्विजर अगर कोई डर्ट एंड डेब्रिस रह गई हो, हम पीछे पड़ चुके हैं, इसलिए होना चाहिए। सीजर्स होना चाहिए। अ पेयर ऑफ सीजर मस्ट बी इन योर फर्स्ट एड बॉक्स, बिकॉज टेप को काटने के लिए, गॉज को काटने के लिए आपके पास सीजर्स होना चाहिए, और उस टाइम कभी भी नहीं मिलेगी आपको, इसलिए आपको बॉक्स में ही रखनी है। नेक्स्ट है लेटेक्स ग्लोव्स। लेटेक्स ग्लोव्स आर ऑलवेज गुड आइडिया, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। मतलब ये जो ग्लव्स हम पहनते हैं आजकल, तो वैसे भी आप लोग बहुत यूज कर रहे हैं, ये होने चाहिए। इसका क्या है यूज, कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी अजनबी स्ट्रेंजर से डील कर रहे हैं, उसको कोई जख्म वगैरह लगा है, तो उसकी जो बॉडी का फ्लूइड है, कोई भी उसकी बॉडी का ब्लड है या कोई और वाटरी निकल रहा है उसके जख्म से, तो उसको आप अपने हाथ से नहीं टच कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा जर्म्स वगैरह होंगे, तो बेहतर है कि आप ग्लव्स पहनकर चेक करें। कैलामाइन लोशन। Calamine lotion is the best lotion for any kind of sunburns or strings. ये बड़ा ही जबरदस्त लोशन होता है पिंक कलर का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सन बर्न हो जाए, मतलब सूरज में वो जाकर गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा रेडिशनेस हो जाए, या आपको कोई चीज काट जाए और वो जगह रेड हो जाए आपकी, मतलब सूदिंग लोशन होता है, बहुत ठंडा ठंडा होता है और किसी भी किस्म के रैशेस वगैरह को बहुत जल्दी अच्छा कर देता है ये। सो कैलामाइन लोशन शुड बी देयर। क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर होना चाहिए इन केस ऑफ एनी टेम्परेचर, बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है किसी को, तो थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि क्या टेम्परेचर चल रहा है अभी बंदे का। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक टैबलेट्स। टैबलेट्स में मतलब पेन किलर्स होनी चाहिए, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, पैनाडोल, जो भी आपको सही रहती है वो आप रखें
सो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि इन केस अगर किसी भी किस्म की अनएक्सपेक्टेड कोई भी इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उस चीज से डरना नहीं है, उस चीज से पैनिक नहीं होना, और इन चीजों को आपने क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करनी है इन केस ऑफ कोई भी जख्मी हो जाता है तो क्या क्या फर्स्ट एड आप दे सकते हैं और क्या क्या फर्स्ट एड बेसिक ट्रेनिंग इन्होंने दी है कि बेसिक चीजें आपके पास ये होनी चाहिए ताकि आप कहीं भी स्कूल में, वर्क प्लेस में, इन जनरल कहीं भी आप लोग किसी की अगर हेल्प कर सकते हैं वो आप कर सकें बाय गिविंग हिम और हर फर्स्ट एड। बिकॉज हमने पढ़ा है कि ये लाइफ सेविंग भी होती है, किसी की जान भी बचा देती है। हम समझते हैं कि बहुत छोटा सा जख्म है या बहुत छोटी सी चोट है, बट इन सम केसेस वो बहुत ज्यादा बन जाता है अगर हम टाइमली उसको एड ना दी जाए, फर्स्ट एड ना दी जाए। सो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ग्लॉसरी। एक्सेसिबल का मतलब होता है इजीली अवेलेबल, कोई भी चीज बहुत आसानी से अगर आपको मिल जाए। एडहेसिव का मतलब होगा चिपकने वाली। एंटीबायोटिक मीन्स ऐसी कोई भी चीज जो जरासीम से आपको बचाए, जरासीम कश हो। इन्फेक्शन का मतलब होगा किसी भी किस्म की बीमारी, खराबी, या कोई भी जब बीमारी या डिजीज वगैरह हो जब वो खराब हो जाता है उसको इन्फेक्शन कहेंगे। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है अज्जा। माइनर मतलब मामूली, नॉर्मल सी, छोटी सी। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम। रिंस का मतलब होता है धोना। और ट्वीजर जो होता है उसका मतलब होता है a small pair of pincers of taking up small, मतलब काइंड ऑफ चिमटी यू कैन से, जैसे आपका चिमटा होता है जिससे आप रोटी बनाते हैं वैसा ही उसमें छोटे शेप में होता है ट्वीजर्स। Vocabulary. Many fields have a specialized vocabulary. Identify specialized vocabulary related to medical field in the text. हर फील्ड की, हर एक की कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। तो वो कह रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में आप बताएं, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं कि आपको क्या लगता है और इन केस मेडिकल में उसका क्या मतलब होता है। स्क्रैप्स मतलब वी कैन से दैट स्मॉल या माइल्ड वुंड, छोटे छोटे जो जख्म होते हैं। और मेडिकल में इसका मतलब ये होता है कि a wound which is caused by rubbing against anything, कि कोई भी ऐसा जख्म जो किसी चीज से रगड़ने की वजह से, किसी चीज की रगड़ की वजह से आपको लगा हो, उस चीज को हम स्क्रैप बोलते हैं। इन्फेक्शन का मतलब हम समझते हैं कि कोई भी चीज जब जख्म वगैरह खराब हो जाना, वी कैन से दैट इन्फ्लेमेशन, सूजना किसी चीज का या रैश पड़ जाना। लेकिन असल में इसका मतलब होता है कि any illness, any disease which is caused by bacteria. Ointment, we can say that मरहम, और हम कह सकते हैं कि any medicine, any cream. In medical, it means that a smooth substance that you can rub on your wound to heal it. Bandage, binding, and in medical field, it means that a piece of soft material that protects an injured part. Dressing, we means a medical cloth, और मेडिकल फील्ड में भी इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मेडिकल ड्रेसिंग होती है उसको बोलते हैं। स्टिचेस का मतलब होता है सीना, स्वीव, और मेडिकल में इसका मतलब होता है स्यू टुगेदर, मतलब किसी चीज को इकट्ठा कर उसको सी देना। Complete the missing letters in the word below to match the meaning given on the right. All the words have prefixes. Prefixes उन लफ्ज़ को कहते हैं जो पहले आते हैं, मतलब साबके। So वो कह रहे हैं कि यहाँ पर साबके लगेंगे, prefixes कौन सा लगेगा? Dis. So और आपको वर्ड फिल करने हैं। So पहला अगर हम dis लगाते हैं तो उसके बाद ये dislocate बनता है। To put out of place, इसका मानी दिया हुआ है। To be unhappy, dissatisfied, I guess, yes. नेक्स्ट है टू डाइवर्ट, मतलब अपने रास्ते से हट जाना। डिस्ट्रैक्ट, DISTRACT, डिस्ट्रैक्ट। टू एक्सक्लूड, निकल जाना, सो इट विल बी डिस्क्वालीफाई। टू डाउट, शक करना, डिसबिलीव। टू रिजेक्ट का क्या होगा? डिसअप्रूव, इट विल बी DISAPPROVE, डिसअप्रूव मतलब टू।
Now use the object above words in sentences. ये जो हमने बनाए हैं ब्लैंक करके फिल कर इसके आपने sentences बनाने हैं, यहीं पर बुक पर आप इस जगह पे बना सकते हैं. Further reading activities. Go through the list of idioms in the grammar book and find out 5 idioms which start with to infinitive. Write Urdu equivalent of these idioms also. For example, to owe is wo, कर्ज बुरी बुला है. ये आपको proverbs कह रहे हैं कि idioms जो हैं आप find out करें किसी भी grammar book में से. ये just an activity, ये आपके knowledge में, आपके vocabulary में इजाफे के लिए इस्तेमाल हो सकती है. तो it's good कि अगर आप इसी तरह के टू से जो भी idioms, जो भी मुहावरात स्टार्ट हो रहे हैं वो आप लिख लें अपने पास, जो आपकी vocabulary में इजाफा कर सकते हैं और आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Reading comprehension, choose the correct answer. If the blood spurts or continue flowing after continuous pressure, dash. Do first aid, apply gentle pressure with a clean cloth, seek medical assistance. ये आपके चैप्टर से ये कह रहे हैं कि अगर जो ब्लड है, जो खून है, वो फूट कर बाहर निकल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए. So we should seek medical assistance. C is the correct answer. Through cleaning reduces the risk of dash. कि अगर आप साफ करते हैं अपने जख्म को तो उससे क्या होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस या फिर रैश या एलर्जी. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपके बुक के हिसाब से आंसर तो तकरीबन मेरे ख्याल से सारे ठीक हैं, लेकिन आपके चैप्टर के हिसाब से ए विल बी द करेक्ट आंसर. If a dash appears, stop using the ointment. If the dash appear, मतलब अगर जख्म पर इन्फेक्शन हो जाए, रैश हो जाए या एलर्जी हो जाए, तीनों चीजें ही हो जाएं तो आपको मरहम को नहीं लगाना चाहिए. लेकिन अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर में लिखा हुआ है रैश. इफ द रैश अपीयर्स, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट. नेक्स्ट इज चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डैश. वीकली, ट्वाइस अ डे या डेली. एट लीस्ट डेली, रोज चेंज करें. Band-aids or sticky plasters are good for dressing small dash. Wounds, burns या fractures. Wounds. Option A will be correct. Next है answer the following question. आप comprehension के questions दिए हुए हैं. Chapter की explanation हो गई है सारी, तो according to the chapter आप इन सबके answers लिखेंगे अपने English registers में. और इसके अलावा आपको इनके notes भी अपने आपके. Next, read the first aid process of cuts and scraps. Put the relevant information in the graphic organizing showing sequence. अब वो यहाँ पर उन्होंने आपको एक फ्लो चार्ट सी बताई हुई है और वो कह रहे हैं कि आपने फर्स्ट एड का तरीका पढ़ा है पूरा, तो आप बताएं कि सबसे पहले क्या काम होना चाहिए. तो ये आपके चैप्टर के हिसाब से कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए. यू शुड स्टॉप द ब्लीडिंग. नंबर 2 पे क्या आएगा, clean the wound. Number 3 पे apply antibiotic. Number 4 cover the wound. Number 5 change the dressing, and number 6 will be watch for signs of infection. फ्लो चार्ट बना दी कि क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए फर्स्ट एड. पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. प्लेस एडवर्ब्स एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस. अब adverb क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो adverb is a word which is used to describe a verb. तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने आपको adverb दे दिए हैं, जहां पर करेक्ट पोजीशन आपको समझ आ रही है वहां पर इसको लगाएं. I will do 1 or 2 for you, बाकी आप रिमेनिंग खुद समझ कर करेंगे. I am happy when it is my birthday. I am always happy. Happy is a verb और adverb always है, तो always happy when it's my birthday. Next है, my brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging. तो verb के साथ verb देखेंगे, verb के साथ ही adverb लगेगा. यहाँ पर gets up है verb, तो हम यहाँ लगाएंगे my brother often gets up at 6 o'clock. Next है, he went to the market last night. Last night he went to the market भी हो सकता है और he went to the market last night भी हो सकता है, दोनों चीजें ठीक होंगी. Have you been to Hunza Valley ever? तो यहाँ पर verb के साथ लगेगा. Have you ever been to Hunza Valley? क्या आप कभी Hunza Valley गए हैं? The birds were chirping beautifully. के जो birds हैं वो चहचहा रहे हैं बड़े खूबसूरती से, तो the birds were chirping beautifully ही इसका सही सेंटेंस बनेगा, मतलब सही ऑर्डर में ये प्लेस हो जाएगा.
नेक्स्ट जो है ये आप खुद करेंगे दोनों. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडवर्ब फ्रेज. फिर वही बात कि फ्रेज क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट गिव इट्स कंप्लीट सेंस. उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को या उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज का क्या मतलब होगा, ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस जो वर्क कर रहा होगा एज एन एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स केयरफुली. यहाँ पर केयरफुली, ध्यान से काम, ध्यान जो है वो क्या है, एडवर्ब. वर्क्स वर्ब है, केयरफुली क्या है, एडवर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस है दे रेस्टेड एट सनसेट. रेस्टेड आराम कर रहे हैं, व्हेन एट सनसेट. तो एट सनसेट क्या है, आपका एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है. Find a suitable adverb to replace each adverb phrases in the following sentence. आपको adverb phrases दिए हुए कह रहे हैं, कोई भी suitable आप adverb लगा सकते हैं यहाँ पर. Number 1 is our teacher wanted that work to be done without delay. बगैर देर के, इसका without delay में आप एक word substitute करेंगे, that should be an verb, adverb. So our teacher wanted that work to be done immediately. फौरन से होना चाहिए काम. She is without doubt the most caring person I have met. She is undoubtedly the most caring person I have met. This plant flowers once every year. Once every year हम कह सकते हैं this plant flowers yearly, मतलब साल में एक बार. You should complete the work in a while. In a while मतलब जल्दी. So you should complete the work soon. The two old friends met each other by accident. So you can say the two old friends met each other accidentally. Gerunds and infinitives. अब gerund का क्या होता है बच्चे? Gerund is a verbal noun. ऐसा वर्ब होता है जो एज अ नाउन यूज हो रहा होता है ना सेंटेंस. एंड इन्फिनिटिव इज अ वो वर्ब्स होते हैं जो टू के साथ लगते हैं. इन्फिनिटिव्स कहते हैं हम उनको जिनके साथ ऐसे वर्ब जिनके साथ टू लगता है और जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं. एंड सेकेंडली, उस सेंटेंस को अगर आप और से पढ़ते हैं तो वहां पर और भी, मतलब जो ये टू वाला वर्ब है उसके अलावा भी एक वर्ब वहां पर लगा हुआ है. Complete the following sentences with infinitive or gerund with wherever, whichever is appropriate. कह रहे हैं कि infinitive या gerund लगाएं जो according to the sentence सही है. So first is we felt the plane dash in the storm. We felt the plane shaking in the storm. I have always disliked dash. I have always disliked smoking. Gerund लगेगा. Where did you learn dash French? Where did you learn to speak French? Infinitive. Is the exhibition worth dash? Is the exhibition worth visiting? I don't mind dash get up early. I don't mind getting up early. We would love dash with you. We would love to come with you. She seems dash known this place. She seems to know this place. Next, identify gerund and infinitive in the following sentences. आपको पता होना चाहिए gerunds क्या है और आपको पता होना चाहिए infinitives क्या है. उनको आपने अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर G या I लिखते हैं आप. So gerund is a verbal noun and infinitive is a verb which is used with to और अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट को लेता है. So first sentence is minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. So here bleeding will be gerund. Next है to clean the area around the wound use soap and a wash cloth. So यहाँ पर जो to clean है ये क्या है, infinitive. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped. यहाँ पर checking जो है वो क्या है, verbal noun है या gerund है. So try to keep it out of the actual wound. So यहाँ पर to keep क्या है, infinitive.
बाकी जो रिमेनिंग है वो आप खुद करेंगे। बस आपके अपने जहन में जेरेंड की और इन्फिनेटिव की जो डेफिनेशन है वो रखनी है और उसके बाद उसको अप्लाई कर इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस मे बी स्किप्ड। एक्टिव पैसिव वॉइस आपके 9th के सिलेबस में थी, 10th के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 10th के सिलेबस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो हम इस पोर्शन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। यूजफुल एक्सप्रेशन टू मेक एन अपॉलजी। अपॉलजी कहते हैं सॉरी को, कि अगर आपको किसी से सॉरी करना है, आप किसी से माफी मांगनी है, तो आप क्या वर्ड्स या क्या वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं। यू कैन से आई एम सो सॉरी। यू कैन ऑल्सो से आई होप यू आरंट टू अपसेट अबाउट, कि आप ज्यादा बुरा नहीं बनाया होगा आपने। आई मस्ट हैव टू अपॉलोजाइज। आई फील सो मीन, कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये काम करके, सो आई एम सॉरी। सिचुएशन उन्होंने आपको दी है कि यू रियलाइज दैट यू वर रॉन्ग इन आर्ग्यूइंग विद योर फ्रेंड, कि आप अपने दोस्त के साथ बहस कर रहे थे और आपको अब पता लगा कि आपने गलत बहस की। सो हाउ वुड यू अपॉलोजाइज, तो आप उससे कैसे माफी मांगे। इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ डायलॉग जो कि वो ओरल कम्युनिकेशन के लिए आपको कह रहे हैं। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ कट्स एंड स्क्रैप। यूज ट्रांजिशनल डिवाइसेस सच एज first, next, then, after that, in the end, etc. तो पैराग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ऐसे है, तो आप कोई भी टॉपिक के बारे में लिखेंगे तो यू शुड हैव टू राइट एसेज। आपने एसेज लिखने हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट पैराग्राफ्स। नेक्स्ट है डिड यू एवर गेट कट एंड स्क्रैप्स, हाउ डिड यू फाइंड गिव योरसेल्फ फर्स्ट एड। राइट अ पैराग्राफ इन द पास्ट टेंस। ये आपके पास्ट टेंस की प्रैक्टिस की भी प्रैक्टिस ये रफ रजिस्टर्स में आप लिख लें, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें आपको चोट वगैरह लगी हो, पास्ट टेंस में आपने। इन्होंने एक माइंड मैप दे दिया आपको बताने के लिए कि ये माइंड मैप है, इसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है हाउ टू टेक केयर ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स, इसकी जगह आप पूरा एक फर्स्ट एड पे ऐसे लिख लें जो कि आपके सिलेबस में भी है और आपके लिए इजी भी हो जाएगा बाद में प्रिपेयर करने की। तो वो आप पूरा ऐसे अपने इंग्लिश रजिस्टर्स पे लिख। नेक्स्ट है रिव्यू। Review number 1. Choose the correct option. He devised the most equitable plan for the setting of a black stone. The underlined word mean. अब जो मानी आप इसके बताएंगे, इक्विटेबल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन जो आप मीनिंग यहाँ पर चूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर होगा। सो इक्विटेबल मतलब रीजनेबल प्लान, बहुत ही मुनासिब प्लान उन्होंने बताया। नेक्स्ट है he decided every case brought to him by friend or foe with justice. को बोलते हैं enemy को, so you will tick option C, enemy. Next है their ancestors killed a member of our family. Ancestors कहते हैं forefathers को, B option. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. इसका मतलब होता है, prior का मतलब होगा, the underlined word means preceding. Another popular custom is to hang up sign and posters on doors. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कस्टम का अंडरलाइन मीनिंग क्या है। कस्टम का मतलब होता है प्रैक्टिस, रिवाज। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद अनकॉन्शियस विक्टिम्स। विक्टिम्स किसे बोलते हैं, ऐसे इंसान को जो सफरर हो, जो सफर करता है या शिकार होता है। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो एमसीक्यूज हैं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज आपको ग्लॉसरी सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेन की गई है। और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज डिक्शनरी फॉर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आपको बस ये पता होना चाहिए सिनोनिम्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स क्या होते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं जो ग्रामर के हैं। नंबर 11 देखें, जैसे द एक्सीडेंट was due to his ruthlessness. The underlined word is a dash noun. Ruthlessness मतलब लापरवाही, तो लापरवाही कौन सा नाउन होता है। लापरवाही कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट, सो इट इज एन abstract noun. Next है our job is to keep the audience happy. ये कौन सा noun है, collective noun. Audience is a collective noun. We have to take the bus dash tomorrow morning. We have to take the bus early tomorrow morning. We dash our bottle so we could use it again. We cleaned our bottle. Past tense. ED. Ali was impressed by Sarmad's grades. Last summer we visited. Last summer past tense, so we will write
Second form of verb. All students dash for prizes. This will be an indefinite tense. So all students compete for prizes. Didn't you see the sign? You dash drive at more than 30 miles an hour. इसमें क्या आएगा? You may not. Next है you dash find Dudna in the garden, but I doubt it. You might, शायद, might choose the correct spelling. The correct spelling of intercede is this B option. Next है answer the following question. Same ये questions के answers आप खुद लिखेंगे. Most of the questions वही हैं जो आपके chapters की exercise के हैं. Next है read the passage and answer the following question. This is a comprehension of passage दिया हुआ है. ये passage आपने read करना है सारा और इसके इन questions के आंसर देने हैं. Comprehension of passages मैं आपको last lecture में समझा चुकी हूँ कि आपको कैसे करना. Next है write a précis. Précis बोलते हैं summary को of the given passage and suggest a suitable title for it. मतलब ये जो पूरा comprehension का पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है इसकी आपने summary लिखनी है और उसको कोई ना कोई आपने टाइटल देना है. Next है write a paragraph any one of the following topics. Same, you are not supposed to write a paragraph. You are supposed to write an essay of all the topics which are given in your book. So आप इसमें से कोई भी एक essay लिखेंगे. Next है write a general essay on any one of the topic you like. Traffic problems of a big city and school discipline. इन दोनों पर आप ऐसे लिखेंगे. एक पर नहीं लिखना आपने, दोनों पर ऐसे लिखना है. वैसे ही कोट्स कर और इंटरनेट यूज कर या और जो आपके पास हेल्पिंग मटेरियल है आप वो यूज कर ऐसे इन अ पैराग्राफ्स लिख सकते हैं. Write a narrative essay of any of the following given topics. Same, you are not supposed to write any one. You have to write both of these two topics. और इसमें जो रेनी डे है ये आपकी मेरे ख्याल से ग्रामर की बुक में भी है, आप वहां से देख सकते हैं. Paraphrase the following sentence. Paraphrase आपके सिलेबस में इस बार इंक्लूड नहीं है. You're just supposed to write a theme and you're supposed to give the answers of the question. जो स्टैंजा को देखकर क्वेश्चन दिए होते हैं इसके आपने आंसर्स देने हैं. तो ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं. आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच.